हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अप्लाइड हिस्ट्री। इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे सारे नए नए वीडियोस मिले। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिससे अगर आप क्लिक करोगे आपको हमारे सारे 10 के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो देखो, ये जो अप्लाइड हिस्ट्री चैप्टर है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम हिस्ट्री की एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री का क्या एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हिस्ट्री में सिर्फ पास्ट का पढ़ते हैं, पास्ट का पढ़ के हम लोग को क्या मिलेगा, ये तो पहले से हो चुका था। ऐसा नहीं है कि हम जो होने वाला है वो पढ़ रहे हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन्हीं लोगों को आंसर देने के लिए हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री, जिसे बोलते हैं अप्लाइड हिस्ट्री। तो देखो, इसी चैप्टर में हम कवर करने वाले अप्लाइड हिस्ट्री क्या होता है, अप्लाइड हिस्ट्री कौन से फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर अप्लाइड हिस्ट्री को अपने प्रेजेंट के साथ कोरिलेट करेंगे। कुछ मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को देखेंगे हम लोग, कैसे मैनेज करते हैं उन्हें। और प्रोफेशंस देखेंगे जो कि अप्लाइड हिस्ट्री से रिलेटेड है। देखो, सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। तो देखो, अप्लाइड हिस्ट्री का दूसरा नाम है पब्लिक हिस्ट्री। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि व्हाट इज़ द सेकेंड नेम ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, या फिर व्हाट इज़ पब्लिक हिस्ट्री ऑल्सो नोन एज। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन देयर कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर फ्यूचर टाइम्स। तो देखो, ये यहाँ पे इन लोग ने क्या बताया कि अप्लाइड हिस्ट्री किस चीज़ से कंसर्न है। उसे कंसर्न रहता है एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री की, हिस्ट्री को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं आम जनता की ज़िंदगी में उनके बेनिफिट के लिए। और ये कभी हम लोग अप्लाई करेंगे उन लोग के फ्यूचर और कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी हमें हेल्प मिले उस हिस्ट्री के एप्लीकेशन से। तो अगर हम अपने पास्ट को अच्छे से जानते हैं तो हमें अपने प्रेजेंट को जीने का एक नया नज़रिया भी मिलेगा और फ्यूचर के लिए एक राइट डायरेक्शन भी मिलेगा। तो इसीलिए अप्लाइड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। अभी कहते हैं, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल, इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज़। तो देखो, अगर हमें हिस्ट्री की नॉलेज रहे तो हम अपने प्रेजेंट टाइम के सोशल इश्यूज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं उसके हेल्प से। कि अगर समझ लो हमारे पास्ट में कोई प्रोटेस्ट हुआ था, एक समझ लो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसके उसके वो टाइम पे सरकार के ख़िलाफ़ बहुत सारी आम जनता आई और प्रोटेस्ट की। वो प्रोटेस्ट की किस लिए, ताकि सरकार सारी एसेंशियल कमोडिटी जैसे कि मिल्क, ऑयल, घी, ये सब के प्राइसेस को डाउन करे। तो ये जनता तब तक प्रोटेस्ट की थी जब तक सरकार ने प्राइसेस को लो नहीं किया था। तो फिर ऐसा ही समझ लो आज के टाइम पे हो गया। आपने मुझे लगता है पढ़ा रहेगा कि मृणाल गोरे, उसने वो जो थे उन्होंने एक प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया था, स्टार्ट किया था सारे प्राइसेस को डाउन करने के लिए। फिर जब प्राइसेस को गवर्नमेंट ने डाउन कर दिया, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रोक दिया। तो समझ लो ऐसे अगर प्रेजेंट के टाइम पे हो गया तो हमें इसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से मालूम है कि जनता तब तक शांत नहीं होगी जब तक सरकार उन दामों को कम नहीं करती। तो सरकार को इसकी हिस्ट्री पता है, वो जल्दी से अगर अपने प्राइसेस को डाउन कर दे तो जनता भी जल्दी से अपना प्रोटेस्ट रोक देगी। तो ऐसे ही हम लोग और भी ज़्यादा हिस्ट्री के एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसको अपने प्रेजेंट से कंपेयर करके उसके सोल्यूशन को ढूंढ सकते हैं। एंड इनकॉर्पोरेट देम इन द सोशल प्लानिंग। तो जनता कैसे रहती है उसको भी हम प्लान कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ असेंशियल फॉर दिस पर्पज़। तो इसके लिए हमें हिस्ट्री की नॉलेज रहनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने देखा रहेगा कि वॉर जब भी होती है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन इकोनॉमी का और आम जनता का। आम जनता बहुत ज़्यादा सफ़र करती है वो कंट्री की, जो भी एक वॉर के अंदर इन्वॉल्व रहती है वो कंट्री, उसको इसकी इकोनॉमी भी जाती है, उसकी आम जनता भी मरती है, उसके सोल्जर्स भी मरते हैं और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वो डेप में चली जाती है। तो इससे हम हिस्ट्री से क्या सीखते आए हैं कि जो भी कंट्री वॉर में जाती है, चाहे वो जीते या हारे, उसे बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। तो इसीलिए आज के टाइम पे कंट्रीज़ के बीच में वॉर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि उन्हें हिस्ट्री पता है वॉर की। The projects and programs related to applied history can create opportunities for the people to participate along with the technical expert. तो देखो, अप्लाइड हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम पुराने मॉन्यूमेंट्स, नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज की, जैसे कि हम अपने मॉन्यूमेंट्स को भी हम सिक्योर रखते हैं।
उनको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब ऐसा होए तो ना ही सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, मतलब कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है या फिर जो पैलेंटोलॉजिस्ट है, सिर्फ उन्हें ही पार्टिसिपेट होने का मौका नहीं मिलता, बल्कि आम जनता को भी मिलता है। क्यों? क्योंकि समझ लो अभी कोई पुराना फोर्ट है, वहाँ पे ऑब्वियसली कि आर्कियोलॉजिस्ट पैलेंटोलॉजिस्ट जो प्रोफेशनल्स है वो काम करेंगे, पर वही टाइम पे वहाँ की जो लोकल जनता है वो वहाँ के गाइड बन सकते हैं। किसके लिए? टूरिस्ट के लिए। हम लोग कोई टूरिस्ट आया तो उसमें से किसी भी लोकल को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी उस मॉन्यूमेंट के बारे में, कोई फोर्ट के बारे में उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो एक टूरिस्ट बन के एक गाइड बन के टूरिस्ट को बता सकता है, और इससे उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो इसी का मतलब है कि अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद टेक्निकल एक्सपर्ट। तो कैसे आम जनता ने टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ भी पार्टिसिपेट कर लिया इसमें। तो आगे दिया है देयर पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम्स। तो देखो मैंने जैसा बोला था वैसे यहाँ पे भी है कि हम म्यूजियम्स में भी ऐसे लोकल जनता पार्टिसिपेट कर सकती है और गाइड बन सकती है। एंड एंशियंट साइट्स, तो एंशियंट साइट्स कहाँ पे? कोई पुरानी सिविलाइजेशन या फिर फोर्ट्स, अगर आप मेडिवल टाइम पे जाओगे तो फोर्ट्स के गाइड्स को ले लो। तो देखो आगे दिया है टूरिज्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल। तो टूरिज्म की वजह से सभी लोगों के अंदर हिस्ट्री की तरफ एक इंटरेस्ट आता है, वो और भी ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो देखो दे कैन वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ द ओन टाउन और विलेज। तो ये खुद या तो वॉलंटियर कर सकते हैं या तो इन्हें खुद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है अगर ये प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट वॉलंटियरी करे तो। देखो यहाँ पे एक और दिया है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो पब्लिक हिस्ट्री पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसगिविंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी एंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। तो देखो मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि हिस्ट्री का कोई भी एप्लीकेशन हमारी लाइफ में नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री इज़ यूजुअली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू हायर स्टडीज़ इन दिस सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री किसका सब्जेक्ट माना जाता है? कि वो स्टूडेंट्स जो लोग हिस्ट्री में हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं या तो हिस्टोरियंस के इंटरेस्ट के लिए, बस बाकी किसी को इसमें इंटरेस्ट उतना नहीं रहता है। तो ऐसा कोई लोग का कहना है। तो देखो आगे दिया एंड नॉट पर्टेनिंग इट टू प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये सिर्फ एक स्टडीज़ बन के रह जाती है हिस्ट्री हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते, ऐसा ये लोग कहते हैं। तो हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एप्लीकेबिलिटी टू इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड। तो हिस्ट्री जान के हमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिलती है, उससे हम अपना कोई भी इकोनॉमिकली बेनिफिट किसी को नहीं मिलता है, पर यह बिल्कुल गलत है। इसी का आंसर हमें पब्लिक हिस्ट्री देती है। पब्लिक हिस्ट्री क्या है? अप्लाइड हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स। तो ये जो गलत फहमी रहती है लोगों की कि हिस्ट्री कोई भी एप्लीकेशन हमारी लाइफ में नहीं करता, इनकी मिसगिविंग्स को अपोज कौन करता है? हमारा पब्लिक हिस्ट्री। ये हमें हिस्ट्री का मीनिंग बताता है एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। देखो आगे दिया है मैनी यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड वे वेरियस कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री आर ऑफर्ड। तो अगर आप अब्रॉड में देखोगे जैसे कि यूरोपियन नेशंस में, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी जो हमें अप्लाइड हिस्ट्री के फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे इंडिया में भी एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इज़ एन इंस्टीट्यूट एट बेंगलुरु। तो ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु और इसका स्टेट है कर्नाटका। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नेम सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। तो इसके पास एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। तो इसका काम क्या है? हमारे पब्लिक हिस्ट्री के फील्ड में रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स और रिसर्च कैरी आउट करना। तो देखो ये सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि हमारे इंडिया में भी इसको बहुत ज़्यादा, पब्लिक हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि पहले हिस्ट्री को इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं माना जाता था, पर अब इसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को अगर आप देखोगे उसकी हिस्ट्री होती है। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी यहाँ पे दिया अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च फील्ड। तो अप्लाइड हिस्ट्री कौन सी रिसर्च फील्ड्स में इंपॉर्टेंट है ये भी हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री इज़ अबाउट द पास्ट इवेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए उसको एक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं। द वे वी
present a lifestyle is shaped इज़ डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। तो देखो कि ऐसा तो था नहीं कि इंसान धरती पे जैसे है हम वैसे ही रहने लगे। आज जैसे हम रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इवेंट्स को जोड़ जोड़ कर बना हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एंशियंट पीरियड में जहाँ पे हमें एंशियंट सिविलाइजेशंस देखने को मिलती है, जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन। इसमें क्या था कि लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे और खेती करके वो लोग अपना गुजारा करते थे। फिर इवॉल्व हो के ये कहाँ पे पहुँचे, मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में क्या था, राजा महाराजाओं का रूल था और बहुत ज़्यादा बड़ा किंगडम, जो छोटी छोटी सिविलाइजेशंस थी वो बहुत बड़ी बड़ी किंगडम्स बन गए और फिर वहाँ पे राजाओं का रूल था। फिर हम उस सिस्टम से भी हम इवॉल्व हो के आज मॉडर्न एरा में हैं और ये जो मॉडर्न एरा है यहाँ पे हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या रहता है कि सारी जनता अपना ओन रूल अपने ओन से एक कंट्री को गवर्न करती है। क्यों, कैसे करती है वो, क्योंकि वो खुद इलेक्शंस कैरी आउट करती है। तो देखो ये कैसे हुआ, हमने अपना पूरा का पूरा जो हमारी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी है हम लोग उसको पूरा समझ के हम अपने प्रेजेंट को समझ सकते हैं कि ह्यूमन सबसे पहले कैसे रहते थे, फिर कैसे इवॉल्व हो के हम आज कैसे हुए हैं। ये हम हिस्ट्री की हेल्प से जान सकते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू वेरियस फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर। तो हिस्ट्री हमें पॉलिटिक्स, सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर एक कम्युनिटी की कैसे हो सकती है वो एक्सप्लेन करती है। और ये फ़िलासफ़ी की भी फील्ड में है, टेक्नोलॉजी में भी है, साइंस में भी है, एट्सेट्रा। और बहुत ज़्यादा फील्ड्स में हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ईच ऑफ दीज फील्ड्स हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। तो देखो मैंने आपको बोला था कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक फील्ड और सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इन सब्जेक्ट्स की अपनी ओन वैलिड हिस्ट्री होती है। द डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। तो देखो हमारे पास जो अवेलेबल नॉलेज रहती है वो प्रेजेंट की भी रहती है और पास्ट की भी रहती है। तो ये जो नॉलेज हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट की अवेलेबल है, इसी की हेल्प से हम फ्यूचर में एक राइट डायरेक्शन पर जा सकते हैं। हेंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी वैल्यूएबल इन द रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड्स। तो हमारा जो हिस्ट्री का मेथड है कि पास्ट में हम जाके एकदम करेक्ट क्रोनोलॉजी में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है हमारी वेरियस फील्ड्स में। तो अभी ये कौन सी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली फील्ड है फ़िलासफ़ी। तो फ़िलासफ़ी, इसमें लोग अपनी अलग अलग थियरीज़ देते हैं, जो कि ये एक टाइप के थियरीज़ ही रहते हैं पर इनका एक प्रॉपर तरीका नहीं रहता प्रूफ करने का, इसीलिए हम इसको फ़िलासफ़ी बोलते हैं। तो ये जब अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा फ़िलासफ़ी क्या होता है। द हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजीज़। तो हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी हमें हेल्प करती है क्या अंडरस्टैंड करने में, ढेर सारी आइडियोलॉजीज़, ट्रेडिशन और वो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो उन आइडियोलॉजीज़ को डेवलप करने में हेल्प किए हैं। एंड द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और हिस्ट्री के हिसाब से उनका डेवलपमेंट कैसा रहा है वो भी हमें जानने को मिलता है। तो फिलॉसफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम। फिलॉसफी को अपने आप को दर्शाने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए मीडियम के रूप में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसफिकल एक्सप्रेशन, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री प्रूव्स टू बी वेरी यूजफुल। तो जो फिलोसफिकल एक्सप्रेशन है इसको जानने के लिए हमें हमारे पास जो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री रहती है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होती है ढेर सारी फिलोसफीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो अभी हम देखने वाले साइंस में कैसे हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो देखो इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आप देखोगे तो हमारे पास हिस्ट्री जो साइंस की थियरीज, इन्वेंशंस जो भी है हम कैसे जानते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे जानते हैं। तो देखो अगर आप देखोगे पाइथागोरस कभी कहते हैं वो थे बीसी के। अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द मोस्ट एंशंट मैथमेटिशियन है। तो इनके बाद अगर आप देखोगे तो सबसे बड़े जो मैथमेटिशियन थे वो थे हमारे आइजैक न्यूटन, जो कि साल 1600 से 1700 के टाइम पे इनका एरा था। तो इस एरा में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की, जैसे कि ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज इन्होंने की। और पाइथागोरस को तो आप जानते हो इन्होंने मैथ्स में कितनी ज़्यादा बड़ा योगदान दिया है। तो इनके बाद जो एरा आया साल 1800 से 1900, तो इसमें कौन थे, हमारे आइंस्टाइन।
तो आइंस्टाइन ने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की, जैसे कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये सब इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हमें तो पता है कि ये सब साइंटिस्टों ने इतनी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरी दी थी, पर हमें क्रोनोलॉजी कैसे पता है? क्योंकि हमने इनकी हिस्ट्री पढ़ी है कि ऐसे ऐसे साइंटिस्ट का डेवलपमेंट हुआ, इन्होंने ऐसे ऐसे एडवांस थियरीज देते चले गए। तो सबसे ज़्यादा एडवांस थियरी किनकी थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन की। फिर उनके बाद किसकी थी? सर आइजैक न्यूटन की ग्रेविटेशन की। फिर पाइथागोरस की, इन्होंने मैथ्स में जो बड़ा योगदान दिया है। तो देखो ये हमें कैसे समझा कि समय के हिसाब से साइंटिस्ट लोग ने अपना दिमाग बढ़ाया और एडवांस थियरीज वो देते चले गए। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमें इनकी हिस्ट्री पता थी। द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो देखो साइंटिफिक डिस्कवरीज का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन्वेंशंस और साइंटिफिक थियरीज का भी, ये हमें कैसे जानने को मिलता है? अगर हम ये इस साइंस की हिस्ट्री को पढ़े। और देखो साइंस तो बहुत ज़्यादा होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये सब का अगर आपको हिस्ट्री जानना है तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो देखो कभी भी आप अगर कोई चैप्टर पढ़ते हो, आप जब 11th और 12th में जाओगे, तो जब आप सेल पढ़ोगे तो उसके पहले आपको सबसे पहले वो लोग पढ़ाएंगे सेल थियरी। तो ये सेल थियरी क्या है? ये सेल थियरी दो साइंटिस्ट लोग ने मिलकर सेल थियरी को बताया था। तो सेल को डिटेल में पढ़ने से पहले वो लोग आपको ये सब पढ़ाते हैं कि सेल थियरी किसने दी, फिर सबसे पहले लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले सेल की थियरी किसने दी कि सेल होते हैं। तो ये सब हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमें हिस्ट्री पता है। ये हिस्ट्री पता होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लेड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। अगर समझ लो कोई भी दो साइंटिफिक डिस्कवरीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो ये हमें एक इफेक्ट भी बताता है कि इस डिस्कवरी का इफेक्ट कैसे रहा दूसरी डिस्कवरी के ऊपर। तो आपने अपने चैप्टर 1 में पढ़ा रहेगा कि सर आइजैक न्यूटन ने केपलर के यूनिवर्सल लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन का यूज़ करके उन्होंने एक और थियरी बनाई थी, और वो थियरी को करेक्टली एक्सेप्ट भी किया गया। वो कैसे किया गया? तो ये हमें पता चल गया। कैसे पता चला? क्योंकि हमें दो अलग अलग डिस्कवरीज पता चल गई थी, और हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमें पता चला कि वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इट इज सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो देखो अगर हमें कोई चीज़ की नीड रहती है तो ह्यूमंस टेंड करते हैं उसके लिए एक नए नए इन्वेंशंस करना। देखो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेंशंस आर ऑफन द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टू फुलफिल नीड एंड ऑल्सो क्यूरियोसिटी। तो ह्यूमंस इन्वेंशंस क्यों करते हैं? या तो उन्हें कोई चीज़ की नीड रहती है। तो देखो जैसे कि अगर हम देखें तो ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उन्हें एक अच्छे मीडियम की नीड थी। बैलगाड़ी, घोड़ा, ये सब से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो बीच बीच में थक जाते थे और वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थे। तो हमें नीड थी एक अच्छे और बेटर ट्रांसपोर्ट की। तो ह्यूमंस ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया? मोटर्स का। तो इन मोटर्स की वजह से क्या हुआ? हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, एफिशिएंट हो गया। हमें घोड़े, बैलगाड़ी ये सब की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इन द सेंस ज़रूरत बहुत ज़्यादा कम हो गई। और ये तो थी हमारी नीड। और फिर सेकेंड है हमारा क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमंस ने स्पेस में जाने से पहले ज़रूर आसमान में देखा होगा और सोचा होगा कि इसके बियॉन्ड क्या है, हमारे जो आसमान है हमारा, ये इसके बियॉन्ड क्या है। तो ये क्या थी? ये हमेशा ह्यूमंस चाहते थे कि वो इस आसमान के ऊपर जाए। तो ये थी इनकी क्यूरियोसिटी, हमारे धरती के एटमॉस्फेयर को छोड़ के चांद पर जाना, ये इंसानों की क्यूरियोसिटी थी। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान बने जिन्होंने इन क्यूरियोसिटी को पूरा किया। तो ये एग्जाम्पल है ह्यूमन की क्यूरियोसिटी के लिए इन्होंने स्पेसशिप का इन्वेंशन किया, जो कि हमें इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं। देखो आगे क्या दिया है? दिस एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। तो ये हम कैसे करते हैं? हमें कोई एलियन आके थोड़ी हमें इन्फॉर्मेशन इतनी सारी दे देता है कि हम कोई स्पेसशिप बना ले, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास कहीं से उड़ के आ जाती है कि हम कुछ भी कर ले। ये कैसे होता है? हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, इसकी हेल्प से हम इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम अपने आप को डेवलप करते आते हैं। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट अ साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड ऑल्सो इट्स क्रोनोलॉजी। तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साइंस के फील्ड में हमें क्या हेल्प करती है कि एक साइंटिफिक डिस्कवरी को कौन से फैक्टर्स ने फैसिलिटेट किया था।
या फिर कोई साइंटिफिक इन्वेंशन को किस चीज़ ने फैसिलिटेट किया था, किस फैक्टर ने, और उसकी क्रोनोलॉजी क्या रही है, वो कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे कैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई और इन्वेंशंस होते गए। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ता है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हिस्ट्री को पढ़कर। तो देखो यहाँ पे हमारा सेकेंड फील्ड भी हो गई जो थी साइंस की। तो अभी बची हुई फील्ड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ तक अभी पॉज कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँगा टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज़, इंडस्ट्री, कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़। तो इतना मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, और अगर हो सका तो अप्लाइड हिस्ट्री एंड प्रेजेंट भी कंप्लीट कर दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सारे के सारे टॉपिक्स और कंसेप्ट क्लियर हो गए रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।